हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेड4टीएच एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2026 के लिए बायोलॉजी का जो आपको कल एग्जाम होने वाला है, यानी 2 फरवरी का जो आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग आपको मैं महा मैराथन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। यहाँ दोस्तों 2 फरवरी के लिए सारे के प्रश्न ऐसे हम कराने वाले हैं जो 100% आपको लड़ेंगे। 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं। यह वीडियो आपको 30 मिनट से कम का ही वीडियो होने वाला है। इस 30 मिनट में आपको 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है और कल आपको यानी 2 फरवरी को आपको 100% दोस्तों लड़ेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को महामैराथन वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेन के साथ देखेंगे, आपको डायरेक्ट आपको आंसर हम ऐसे ही लगाएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद ही आपको इसका आंसर बताएंगे। नग्न बीजों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? नग्न बीजों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है आपको बताना है। ऑप्शन आपको ए में दिया गया अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक्सप्लेन आपको थोड़ा सा नीचे करके दिया गया है। देखिए नग्नबीजी पौधों में एंडोस्पर्मिक अगुणित होता है क्योंकि यह मादा गैमेटोफाइट से विकसित होता है, यानी एंडोस्पर्मिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा आपका नग्नबीज पौधा में क्या होता है एंडोस्पर्मिक, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे बताइए मादा गैमेटो, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा अगुणित। चलिए तो हम लोग नीचे बढ़ते हैं दोस्तों। नीचे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन तनाव या स्ट्रेस हार्मोन्स है? तनाव या स्ट्रेस हार्मोन्स कौन सा है? एथिलीन है या जी एथीरी है या फिर IAA है या फिर FCC एसिड है। एक्सप्लेनेशन के जरिए इसके आंसर को हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग के एब्सिसिक एसिड पौधों में तनाव हार्मोनों के रूप में जाना जाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। याद रखिएगा कि एब्सिसिक एसिड जो है से तनाव हार्मोन इसको कहा जाता है। चलिए आगे देखिएगा, धैर्य पूर्वक आप लोग बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ करने में थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बनेगा ही बनेगा। 100% आपको यह कल के एग्जाम में लड़ेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन परत के लिए कौन हानिकारक है? क्या SO2 हानिकारक है या फिर CO2 हानिकारक है या फिर क्रियोन हानिकारक है या फिर इनमें से सभी के सभी हानिकारक है? अब इतना से ही आपको आंसर हाथ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन के जरिए हम बात कर ले तो यह CFC या फिर क्रियोन जिसको कहते हैं, जिसको CFC की बात कर ले दोस्तों, इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है या फिर क्लोरोकार्बन भी कहीं कहीं आपको नाम इसको मिलेगा। ओजोन परत के अधिक हानिकारक करने वाला यही एक गैस है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका सही उत्तर CFC जिसको शॉर्ट में कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, क्या कहा गया है? निम्नलिखित में कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? अब बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्या शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, गेंडा है, क्या है? तो इसका सही उत्तर एक्सप्रेशन के जरिए बात करेंगे। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी लोग को पता है कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसका गेंडा सही उत्तर होगा। दोस्तों एक्सप्रेशन के जरिए आपको 100% आपको याद हो रहे होंगे, तो क्वेश्चन को 100% याद करके चलिएगा। 5वां नंबर प्रश्न आप सभी लोग को सामने है, क्या कहा गया? भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? तो भारत में संरक्षित जैव मंडल की बात कर ले तो संरक्षित जैव मंडल 18 है। एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको उत्तर भी दिखाया गया हो कि भारत में क्या कहा गया है कि भारत में 18 नामित बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन आपका इसका दिया हुआ था, सी था नहीं बी था, ऑप्शन नंबर बी था, 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त। 6 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? एना बेना करता है या फिर अल्वा करता है या फिर
यूलोब्रिक्स करता है, स्पाइरोगाइरा करता है। इसका जिक्र हम लोग एक्सप्रेशन के जरिए बात करेंगे। तो कौन करता है? तो एनाबेना एक नील हरे शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एनाबेना आपका सही उत्तर हो जाएगा। एनाबेना आप याद रखिएगा, इसकी क्या काम होता है कि हरे शैवाल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाता है। आगे बढ़िएगा। 7 नंबर प्रश्न की बात कर ले दोस्तों, तो काइट टॉक्सिन क्या है? काइट टॉक्सिन क्या है? ये सारे के सारे ऑप्शन है। कोशिकाओं को फुला देता है, या मध्य आंत्र के एपिथेलियम को बंद करता है, या फिर आंत्र की कोशिकाओं को तोड़ देता है, या फिर इनमें से एक अधिक काम करता है। एक्सप्रेशन के जरिए इसका आंसर देखिएगा क्या कहा गया है। देखिए, काइटोटॉक्सिन कई कार्य करता है, जैसे कोशिकाओं को प्रभावित करना या फिर आंत्र को नुकसान पहुंचाना इसका काम होता है। याद रखिएगा, आंत्र को नुकसान पहुंचाना। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? क्या कंदों के द्वारा किया जाता है, या फिर तने के टुकड़े से, प्रकंदों द्वारा, या फिर बीज द्वारा? आप लोग गन्ना तो देखिए, गन्ना आप लोग देखेंगे किस तरह से इसका किया जाता है। तो इसकी जो है से ईख की बुआई जो है से तने के टुकड़े से, देखिए इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा कर करके उस पर एक आंख जैसा होता है, उसको लगाया जाता है। आप लोग गन्ना की खेती करते हुए आप लोग देखिए उनके किसानों को। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में कौन जो है से एसओ के प्रदूषण से प्रभावित होता है? एसओ नहीं बल्कि SO2 होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होना चाहिए, से प्रभावित होता है। क्या केंद्रक, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, या फिर गोल्जी का? एक्सप्रेशन के जरिए देखते हैं। सही बात है कि इसका सही उत्तर मतलब SO2 प्रदूषण से हरित लवक क्लोरोप्लास्ट प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रभावित होता है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, जिसका हिंदी हम लोग हरित लवक कहते हैं। हरित लवक कहा गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया? 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की अवधि को जीवन चक्र कहते हैं, या फिर जीवन काल कहते हैं, जन्म दर कहते हैं, या फिर प्रवर्धन कहते हैं। एक्सप्रेशन में आपको क्या दिया गया है? तो जीवन काल मृत्यु से यानी जन्म से मृत्यु तक की अवधि होता है। जीवन काल मतलब जीवन तक का समय। याद रखिएगा, जीवन काल हो जाएगा इसका। 11 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सटली कोशिकाएं का नियंत्रण होता है? SLH, या फिर FSH, या फिर प्रोलैक्टिन, या फिर GH? सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा सटली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? तो FSH, जिसका अगर फुल फॉर्म की बात कर ले, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। यह सटली कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, FSH। आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है? अपरा से होकर। अब ये अपरा क्या होता है? अपरा आप जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, प्लेसेंटा। जहां दोस्तों प्लेसेंटा इसको कहा जाता है इंग्लिश में, अपरा हिंदी है। अल्कोहल, या फिर वसाम्ल, लौ, या फिर मातृ परिरक्षी, कौन नहीं गुजरता है? तो सही उत्तर मातृ परिरक्षी नहीं गुजरता है, ताकि भ्रूण की प्रतिरक्षा प्रणाली सुरक्षित रहे। अगर इससे गुजरता है तो भ्रूण प्रतिरक्षा उसकी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली बेकार हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएगा, इसलिए वो वहां से नहीं गुजरता है। मातृ परिरक्षी अपरा से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहा गया, ध्यान पूर्वक। निम्नलिखित में कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में कौन जो है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? क्या विलगन है, या फिर उत्परिवर्तन है, विविधता है, या फिर प्रतियोगिता है? तो इसका सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलग्न। विलगन यानी जैव पृथक्करण जिसको कहते हैं। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र यानी ब्लास्टोपोर के नाम से जाना जाता है? ब्लास्टोपोर के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। कोकर का वीवर ब्लास्टोपोर के नाम से जाना जाता है। कोकर का वीवर को कोकर रंध्र कहते हैं, है ना, के रूप में जाना जाता है, जो भ्रूण में विकास करता है।
तो सही उत्तर कोरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिदल पुंज का भाग है। परिदल पुंज का भाग कौन से, दलपत्र है या फिर परिदल पत्र है या फिर पुष्पासन है या पुंकेसर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन के जरिए हम लोग सही उत्तर क्या करेंगे। तो परिदल पत्र फूल के परिदल पुंज का भाग होता है। सही उत्तर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर परिदल पत्र हो जाएगा। आगे देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य में गति निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है। तो मनुष्य में कौन सी कोशिका गतिशील होती है, आपसे ये पूछा गया है। क्या तंत्रिका कोशिका या फिर त्वचीय कोशिका या फिर अंड कोशिका या फिर शुक्राणु कोशिका। एक्सप्रेशन के जरिए बात कर लेंगे तो शुक्राणु कोशिका मनुष्य में गतिशील होता है। याद रखिएगा, शुक्राणु कोशिका मनुष्य में क्या होता है, गतिशील होता है, जो निषेचन के लिए बहुत जरूरी है। अगला देखिए क्या कहा गया है दोस्त, निम्न में से कौन लिंग संलग्न गुण है। निम्नलिखित में से कौन जो है से गुण जो है संलग्न है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। रक्ताल्पता या फिर वर्धानता। सही उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। वर्धानता एक लिंग संलग्न गुण है जो एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा होता है। याद रखिएगा, वर्धानता आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्त क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है। निम्नलिखित में से कौन जो है से जीवित जीवाश्म है। या एम्फिओकस है, कॉकस है या फिर वेरेनस है या फिर लैम्प्रे है या फिर लैटिमेरिया है। कौन है, एक्सप्रेशन के जरिए इसका उत्तर ढूंढिए। क्या है, तो लैटिमेरिया है, जिसको एक और नाम आपको यहाँ पर लिखा गया। एक्सप्लेनेशन का मतलब यही है आपको दोस्तों, इसके जरिए और भी जो प्रश्न है फिर कोई दूसरा नाम है वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, इसीलिए एक्सप्रेशन के जरिए आपको हम करा रहे हैं। तो कोलेकैंथ आपका सही है, यानी लैटिमेरिया हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है। एटाविज्म का उदाहरण कौन है, या घुंघराले बाल है या फिर लंबे हाथ है, बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ या फिर इनमें से सभी के सभी। एटाविज्म का उदाहरण क्या हो जाएगा, आप लोग एक्सप्लेनेशन के जरिए उत्तर देखिए। बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ एटाविज्म का उदाहरण है, जो प्राचीन विशेषताओं को पूर्ण उत्पादन है ना। तो सही उत्तर बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन लैक ओपरॉन में गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है। क्या जीन जेड करता है, फिर ए जीन या फिर वाई जीन या फिर आई जीन। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जेड जीन। आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को कोडिंग करता है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित है। यौन संचारित कौन सा, सिफिलिस, गोनोरिया या फिर ए और बी दोनों। सभी को पता है कि ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि सिफिलिस भी है और गोनोरिया भी यौन संचारित रोग है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। किस स्तर पर, तो सही उत्तर एक्सप्लेनेशन के जरिए इसका देखेंगे हम लोग। तो भ्रूण युग्मक या फिर 8 कोशिकीय चरण में फैलोपियन नलिका में किया जाता है, याद रखिएगा। आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसांख्यिकी वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। भूगोल या भूगर्भ शास्त्र या फिर जीव विज्ञान या फिर जनसांख्यिकी। सही उत्तर कौन हो जाएगा, तो जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। मनुष्यों में से त्वचा के रंग का निर्धारित कैसे, मात्रात्मक द्वारा या फिर एकाधीन जीन या फिर गुणात्मक या फिर इनमें से सभी के सभी। तो मनुष्यों के रंग का निर्धारण कैसे होता है, तो त्वचा का एकाधीन जीनों के संयोग से निर्धारित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, न्यूस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर
कैसे बनते हैं? त्रिसमसूत्री विभाजन से, या एक समसूत्री एक अर्धसूत्री विभाजन से, या फिर दो समसूत्री विभाजन से, या एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री विभाजन से? कैसे? तो सही उत्तर आपका एक्सप्रेशन के जरिए बात कर ले हम लोग, तो निस्पोरा में 8 एस्क्रोड एक सूत्री, एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री विभाजन से बनता है। अगला देखिएगा, अगला है कि महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? तो महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को पॉलीमार्ग, या फिर जॉलीमार्ग, या फिर गाइनोमार्ग, या फिर गाइंडरमॉर्फ कहा जाता है। तो सही उत्तर महिला रूपी लक्षण वाले पुरुषों को गाइनोमॉर्फ कहा जाता है, याद रखिए गाइनोमॉर्फ। चलिए आगे देखिएगा दोस्त, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? एक से अधिक पोषण स्तर पर कौन रह सकता है? पादप प्लावक, या फिर जंतु प्लावक, मछली, या फिर इनमें से सभी के सभी? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा पादप प्लावक, जंतु प्लावक और मछली सभी के सभी अधिक पोषण स्तर पर रह सकते हैं। इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला है कि नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? कड़ी, रेशेदार, या फिर गूदेदार? इनमें से कोई नहीं। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि नारियल के मध्य फल भित्ति रेशेदार होता है। ऑप्शन नंबर आपका रेशेदार दिया हुआ सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहा गया। निम्नलिखित में से किस में पुमांगों का निर्माण होता है? केसर में, पराग में, परागकोश में, या फिर वर्तिका में? तो सही उत्तर किस में होता है? पुमांगों का निर्माण परागकोश में होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए, मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या क्या है? मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या क्या है? तो संलग्न की बात किया जाए तो 23, याद रखिएगा 23। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? तो गुणसूत्रों की मूल संख्या को क्या 2n दर्शाता है? n, यानी n गुणसूत्र वाले मूल हैलाइडों की संख्या को दर्शाते हैं, याद रखिएगा हैलाइडों के। अगला है मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में, सुंदरवन में, या फिर देहरादून की घाटी में, या फिर कुल्लू में? तो मैंग्रोव वनस्पतियां जो आपको मिलेंगे वो सुंदरवन क्षेत्र में मिलेगा आपको, याद रखिएगा सुंदरवन क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है आपको यह बताएं? बालू पर, या फिर उजड़े हुए वनों पर, या फिर अनावृत चट्टानों पर, या नवनिर्मित तालाबों में? तो सही उत्तर इसका राइट आंसर होगा द्वितीय अनुक्रमण जो होता है से अनावृत चट्टानों पर होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? एजोला, या मार्सिलिया, या टेरिडियम, या फिर साल्विनिया? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा एजोला एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? सीधी मुद्रा, या थी द्विनेत्री दृष्टि, बढ़ती हुई कपाल क्षमता, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सीधी मुद्रा, द्विनेत्री और बढ़ती हुई कपाल क्षमता मनुष्यों के विकास में महत्वपूर्ण है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, या द्विखंडन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या कहा गया है? ध्यान से देखिए, मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है? तो वृषण में होता है, आप लोग अच्छे से जानते ही हैं मनुष्य में वृषण में। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास होता है? एक ही युग्मक से, दो युग्मक से, बिना युग्मक से, या फिर युग्मक से? तो एक ही युग्मक से एक समान यानी मोनोजाइगोटी जुड़वा भाइयों का विकास होता है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? तो फसली पौधों में गामा किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण, या फिर सूरज की रोशनियां यहाँ पर होना चाहिए। तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है, एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं क्या गामा किरण का प्रयोग। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? लहसुन में, ओल में, या फिर आलू में, या फिर आम में?
ट्यूबर की बात करें, ट्यूबर द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो ट्यूबर द्वारा कायिक प्रवर्धन जो होता है वो आलू में होता है, याद रखिएगा आलू में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अति जोड़ा पाया जाता है? किसमें? ट्राइसोमिक में, या फिर डबल ट्राइसोमिक में, या टेट्रासोमिक में, या फिर नलीसोमिक में? किसमें पाया जाता है? सही उत्तर ट्राइसोमिक में। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? समसूत्री, विषमसूत्री, अर्धसूत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही उत्तर क्या? समसूत्री विभाजन। 43 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडोन है? तो सही उत्तर हो जाएगा AUG। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? G बराबर T, या फिर C बराबर G, या फिर G बराबर C दिया गया, फिर A बराबर T, तो कौन सही है? तो सही उत्तर आपको हो जाएगा राइट आंसर A बराबर T सही जोड़ा है, क्योंकि DNA में एडेनिन होता है और T से थायमिन होता है। याद रखिएगा A बराबर क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला है कि निम्न में से कौन घुलनशील RNA है? घुलनशील RNA की बात किया जा रहा है, mRNA या फिर tRNA। तो tRNA घुलनशील होता है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंधन से DNA के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? क्या हाइड्रोजन से, या फिर सहसंयोजक से, या फिर विद्युत संयोजी से, या फिर इनमें से सभी से? एक्सप्रेशन के जरिए बात कर ले तो DNA में न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बंधन से जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। किससे? तो हाइड्रोजन बंधन से। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन समवृत्तीय अंगों के उदाहरण है? पक्षी एवं तितली के पंख, या फिर कुत्ते एवं बिल्ली के पूंछ, या चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ, या फिर इनमें से सभी के सभी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चमगादड़ के पंख और मनुष्य का हाथ समवृत्तीय अंग का उदाहरण है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है? जलकुंभी में किसके द्वारा परागन? जल, कीट, हवा, या फिर बी और सी दोनों? सही उत्तर बात कर ले, जलकुंभी में क्या होता है कि कीट के द्वारा और वायु के द्वारा दोनों से होता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किसमें नर, यहाँ पर नर होना चाहिए, नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं? खीरा, नारियल, बैंगन, या फिर टमाटर? तो सही उत्तर नर और मादा दोनों नारियल में पाया जाता है, याद रखिएगा नारियल में। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? बृहस्पति, ये दो दिया गया है, बुध, मंगल। तो किस पर? मंगल पर माना जाता है कि जीवन की संभावना है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। बाकी हम लोग यहाँ तक देखें, काफी इंपॉर्टेंट। अगली वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तुरंत वीडियो आपको थोड़ी देर के बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा। वीडियो को शेयर करिएगा जिनको भी कल एग्जाम है आपको 12th का, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट दिन एग्जाम है। या काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के जरिए आप सभी को कराया गया है। तो एक बार देख करके अच्छे से और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।